हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज से करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। यह करंट अफेयर्स की कक्षाएं सीरीज में रहेंगी। सीरीज कहने का तात्पर्य है कि जैसे आज हम 10 से 16 अगस्त तक के बीच हुई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो समसामयिकी रहेंगी, करंट अफेयर्स रहेंगे, उन्हें हम अगले वीडियो से ऐड करते जाएंगे। ठीक, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो सकता है। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि यह पीडीएफ केवल और केवल सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर ही उपलब्ध होगा। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सकार एकेडमी में सीजीपीएससी प्रीलिम्स एवं मेंस की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, जिसे आप केवल और केवल सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर देख सकते हैं। इन कक्षाओं की खासियत यह है कि वीडियोस को देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। आप असीमित बार वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ समय का कोई बंधन नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कितने भी समय, किसी भी समय इन कक्षाओं को देख सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना है और अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है। ठीक, इसकी डेमो कक्षाओं को आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर तथा हमारे फेसबुक के पेज पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आते ही हम सबसे पहले 15 अगस्त की शाम में सोशल नेटवर्क और जितने भी न्यूज़ चैनल है, सबकी जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वह यह थी कि हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का जो करियर है, 2004 में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की। इनके द्वारा जो आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला गया था वह पिछले साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था। इन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह आईपीएल खेलते रहेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि 6 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कहने का तात्पर्य है कि भाई 6 साल से हमने उन्हें सफ़ेद जर्सी में तो नहीं देखा, अब हम उन्हें ब्लू जर्सी में भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन येलो जर्सी में हम उन्हें देख सकते हैं। येलो जर्सी कहने का मतलब क्या है भाई? आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? महेंद्र सिंह धोनी। तो आईपीएल यह जारी रखेंगे। इसके साथ महेंद्र सिंह धोनी की कुछ उपलब्धियां जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि साल 2011 का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और 2007 का T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारत ने जीता था। महेंद्र सिंह धोनी भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तथा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित हैं। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है तथा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तथा चौथा पद्मश्री है और पद्म भूषण तथा पद्मश्री से महेंद्र सिंह धोनी सम्मानित है। यह भारत के सबसे सफल एक दिवसीय कप्तान रह चुके हैं। ठीक, सर्वाधिक एक दिवसीय तथा T20 मैचों में कप्तानी का विश्व कीर्तिमान भी इनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक स्टंपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 195 स्टंपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। इसके अलावा विकेट कीपर के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह एक बहुत प्रसिद्ध विकेट कीपर है। तो विकेट कीपर के रूप में भी इनके बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर, इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले विकेट कीपर, टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले विकेट कीपर तथा विकेट कीपर रहते हुए एक वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें आर्मी में बहुत दिलचस्पी थी, जिसके कारण आर्मी के द्वारा इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद इन्हें दिया गया है। ठीक है, विजडन की सर्वप्रथम ड्रीम टीम में कप्तान इन्हें चुना गया था। विजडन क्रिकेट एक ऐसी संस्था है जो क्रिकेटरों का सम्मान करती है, जिसकी सबसे पहली ड्रीम टीम में कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया था। जैसे ही 15 अगस्त की शाम को महेंद्र सिंह धोनी ने शाम 7:30 बजे यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, इनके कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी यह घोषणा कर दी कि मैं भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ इस सफर में शामिल होना चाहता हूं। तो सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पर यह भी आईपीएल खेलते रहेंगे। मतलब चेन्नई सुपर किंग के येलो जर्सी पहनने वाले
दोनों यह जो महान प्लेयर है यह हमें आईपीएल के मैचेस में दिखते रहेंगे। सुरेश रैना ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का करियर सबसे पहले श्रीलंका के विरुद्ध शुरू किया। इनका आखिरी मैच 17 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ था। ठीक, सुरेश रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज है। यह फैक्ट इनके बारे में याद रखना है। अब 15 अगस्त में हम आते हैं। हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, यह 74वां स्वतंत्रता दिवस था। इस अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तथा राष्ट्र को संबोधित किया गया तथा इसकी पूर्व संध्या 14 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भी राष्ट्रपति को संबोधन किया गया। प्रतिवर्ष यह कार्य किया जाता है। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वालों की सूची में नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीछे करके अब चौथे स्थान पर आ चुके हैं। ठीक, तथा गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे ज़्यादा अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देने वाले यह प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक, इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे अधिक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने वाले यह पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। याद रहेगा। ठीक, इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि 15 अगस्त के इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या। भाई, इस मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होगा, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, पर यह आधार कार्ड नहीं होगा। ठीक है, इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा किसी भी मरीजों के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता है। मेडिकल से रिलेटेड उनकी हिस्ट्री जानी जा सकती है कि पहले कौन सी बीमारी थी, पहले कौन से टेस्ट कराएं, उनकी रिपोर्ट क्या थी। इसके साथ ही साथ यह जो मिशन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर ही होगा, जिससे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। अब आयुष्मान भारत क्या होता है, एक रिकॉल कर लेते हैं। आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इन शॉर्ट, जो कि 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 करोड़ बीपीएल परिवार अर्थात 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा सुविधा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब यह 10 करोड़ परिवार है, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब यह जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि इस कार्ड में, जो कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी जानकारियाँ होंगी, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी मेडिकल हिस्ट्री होंगी, एक डिजिटल लॉकर की तरह एक सर्वर में स्टोर रहेंगी। ठीक, इसके जरिए आपको एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी जब भी किसी आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट ले जाना नहीं पड़ेगा। इस आईडी के द्वारा ही वह अपने कंप्यूटर में आपके सारे मेडिकल हिस्ट्री को देख सकते हैं। यदि आप अस्पताल नहीं जा पाते हैं या किसी कारणवश डॉक्टर अस्पताल नहीं आ पाते हैं, तो इस आईडी के द्वारा ही डॉक्टर आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को, मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी सलाह दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इस योजना के तहत प्रत्येक भारतवासी का एक यूआईडी बनाया जाएगा, जो आधार आईडी की ही तरह होगा, पर यह आधार कार्ड से लिंक कराना है या नहीं, यह उस व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होगा। यह योजना काम कैसे करेगी, बहुत ही आसान है। इस योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, जिसके तहत यह योजना काम करेगी। इस योजना का छोटा सा एग्जाम्पल हमें निजी क्षेत्र में दिखता है, डॉक्टर ऐप। डॉक्टर ऐप के बारे में हमने सुना है कि हम उस ऐप में मैसेज करते हैं, मैसेज में डॉक्टर ही हमें मैसेज से बात करते हैं या कॉल से बात करते हैं। हमें जो समस्याएं हम डॉक्टर्स को बताते हैं और इसके बाद डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं। तो एक छोटे स्तर पे, निजी स्तर पे यह काम किया जा रहा है। अब इसे वृहद स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, यह भारत की, सबसे पहले यह जान लीजिए, यह भारत की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब यह है कि समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल की लाइन बिछाई गई है, जो चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक 2300 किलोमीटर लंबी यह लाइन है।
ठीक है। अब इस योजना से फायदे क्या होंगे? इस योजना के शुरू होने से अंडमान एंड निकोबार जो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में पिछड़ा रह गया है, वहाँ मोबाइल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी और भरोसेमंद होगी। इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा सुधार आएगा। यह सेवाएं देश के अन्य भागों की तरह भी होंगी। यहाँ 4G सेवाएं भी दुरुस्त होंगी। ठीक, अब इससे क्या फायदा होगा कि आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, अब वहां वह भी काम करने जाएंगी, जिससे उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उस केंद्र शासित प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। तो यह फायदा इससे होगा। ठीक है, कुछ डेटा भी याद रख सकते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, पहला फैक्ट तो याद रखना है, कहां से कहां तक है? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच है, जिसमें चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ज्यादा स्पीड है 2x200 Gbps। अब पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच है 2x100 Gbps। ठीक, इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। इसकी एडवाइजरी कंपनी भी कोई है? हाँ, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा, TCIL के द्वारा भी परामर्शदाता के रूप में यह कंपनी काम कर रही है। 2300 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे साउथ मोस्ट दक्षिणी द्वीप है, ग्रेट निकोबार, वहां 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होता क्या है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहने का तात्पर्य है कि भाई ये हमारा सोर्स है, हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ से कुछ सामान को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का काम क्या है? यह एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है कि जब कोई सामान सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाया जाता है तो वह बीच में मध्यस्थता करता है। क्यों करता है? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कि सीधी सी बात है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक के बीच की दूरी बहुत लंबी है, वह उस जहाज के द्वारा नहीं निभाई जा सकती। तो यह सोर्स से एक जहाज इस मीडिएटर तक आएगा, यानी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तक आएगा, और वहां से दूसरे जहाज में सामान लोड होगा और डेस्टिनेशन तक जाएगा। कभी कभार यह भी कंडीशन उत्पन्न होती है कि सोर्स से सामान छोटे जहाजों में भेजा जाता है जो कि उतनी दूरी तय करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो यह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में आता है और वहां से बड़े जहाजों में वह आगे जाता है। ठीक, डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचेगा। इसके अलावा कभी कभार ऐसी भी ज़रूरतें आती है कि कुछ जो बड़े शिपमेंट के जहाज होते हैं, जो बड़े शिपमेंट होते हैं, वह कम गहरे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, तो बड़े शिपमेंट के जहाज भी इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में आएंगे, अपना सामान छोटे जहाज़ों में डलवाएंगे। इस शिपमेंट पोर्ट के द्वारा छोटे जहाज़ों में सामान लोड किया जाएगा और यह जहाज को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाएगा। तो समझ में आ रहा है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ में चर्चा में रहा है, अमेरिका का H1B वीज़ा। यह क्यों चर्चा में रहा है भाई? H1B वीज़ा के प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। पहले तो समझ लेते हैं कि यह H1B वीज़ा है क्या। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। यह किसी भी कर्मचारी के लिए 6 साल के लिए लागू होता है। जैसे कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका की किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई चीनी व्यक्ति, यूरोपियन व्यक्ति, कोई भी जो अमेरिका के लिए विदेशी है, वहाँ की कंपनी में यदि जॉब कर रहा है तो उसे H1B वीज़ा ग्रांटेड होना जरूरी है। ठीक, अब यह अभी न्यूज़ में क्यों आया है, इसकी एक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि क्या हुआ। 22 जून में कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस साल के लिए सभी H1B वीज़ा को निलंबित करने की घोषणा की गई, जिसका क्या प्रभाव हुआ कि उस समय जो भी भारतीय वहाँ पे काम कर रहे थे या जो भी विदेशी वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, या जो विदेशी भारत आए थे और लॉकडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे फंस गए थे, उन्हें भी नौकरी से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए, और मेन रीज़न तो यह है कि नवंबर 2020 में अमेरिका में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा के तौर पर उन्होंने वहाँ के भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों को खुश करने के लिए यह कदम उठाया है।
ठीक, अब इससे भारतीयों को क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ की जो आईटी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उनके शेयर में 1% की वृद्धि तुरंत दर्ज की गई है। जैसे कि हमारा TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, SCL हो गया, इन कंपनियों के शेयर में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो लोग भारत आ चुके थे, फंस चुके थे, वह वापस अपनी नौकरी पे जा सकते हैं। जो वहाँ से नौकरी छोड़ के आ चुके थे वह भी अपनी नौकरी में वापस जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी छूट दी गई है कि प्राइमरी वीज़ा के तौर पर आपकी पत्नी और बच्चों को भी रहने के लिए H1B वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। ठीक, तो इतने पॉइंट यहाँ पे H1B वीज़ा के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो न्यूज़ में चर्चा में रहा वो था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। चर्चा में क्यों रहा भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया कि अब पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का बराबर हक होगा। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मुद्दा है, तो पारिवारिक मुद्दा है इसीलिए चर्चा में भी रहा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि यह अधिनियम क्या है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में लागू हुआ और 2005 में संशोधित हुआ। जब 2005 में इसमें संशोधन किया गया तो इसमें कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम के तहत, पिता की संपत्ति पे पुत्र और पुत्री का बराबर अधिकार होगा। पर अब उसमें यह नहीं डिक्लेयर किया गया कि यदि 2005 में संशोधन हो रहा है, 2005 से पहले यदि पिता की मृत्यु हो गई है तब उस कंडीशन में क्या होगा, अब इस बात का खुलासा नहीं किया गया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि यह एकदम कूटनीतिज्ञ वाला ख्याल आया किसके दिमाग में? ठीक है, चलिए आ गया, यही तो होता रहता है। तो फाइनली 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के ऊपर फैसला देते हुए यह कहा गया कि अब पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का बराबर अधिकार होगा, चाहे पिता की मृत्यु 2005 के पहले हो गई हो या पुत्री की शादी हो गई हो। पिता की मृत्यु या पुत्री की शादी होने से पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होगा या नहीं होगा, इस बात का कोई संबंध नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, याद रहेगा। इसके बाद जो न्यूज़ में चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त के ही शुभ अवसर पर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट कहने का मतलब हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रति वर्ष अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की सुविधा देना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से यह 25 सितंबर तक शुरू होगा। ठीक, अब फेसलेस असेसमेंट अपील है क्या? फेसलेस असेसमेंट अपील कहने से तात्पर्य बहुत ही आसान भाषा में यह है कि भाई जैसे हम जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ITR अप्लाई करते हैं, तो हम न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति हमें देख रहा है, यही कहलाता है फेसलेस अपील। ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, तो ये तो पहले से ही था। अब इसमें कुछ ना कुछ सुधार किया गया, इसे आसान बनाया गया है। हाँ, टैक्स पेयर्स चार्टर जो है यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बजट के भाषण में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा टैक्स पेयर्स चार्टर लाने की घोषणा की गई थी। टैक्स पेयर्स चार्टर लाने का उद्देश्य करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना, टैक्स पेयर्स की परेशानी कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह याद रखना है कि इस समय विश्व में केवल 3 ही देशों में टैक्स पेयर्स चार्टर लागू है, वह है अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भारत इस चार्टर को लागू करने वाला विश्व में चौथा देश होगा, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमें न्यूज़ में सुनाई दिया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पहले तो समझ लेते हैं ये योजना क्या है। भाई दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई कि प्रति वर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक वित्तीय सुविधा इसलिए दी गई ताकि किसान
किसानों को जो वित्तीय संकट होता है, जैसे कि उनकी ज़रूरत पूर्ति वस्तुओं जो उन्हें ज़रूरत होती है उन वस्तुओं की आपूर्ति उन्हें नहीं हो पाती है, जो उन्हें निवेश करना है कृषि क्षेत्रों में उस निवेश के लिए उन्हें वित्त सुविधा नहीं उपलब्ध कराती है। तो जितने भी भारत के लघु एवं सीमांत कृषक हैं उन्हें प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करने तथा उनकी निवेश एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करने हेतु आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक, इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों के खाते में 3 किस्तों में डलवाए जाते हैं। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह जारी की गई 6ठी किस्त है। भाई दिसंबर 2018 में यह योजना शुरू हुई है, तो दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक 3 किस्त जारी हुई, साल में 3 किस्त जारी होना है। पर लॉकडाउन में किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 किस्त जल्दी जल्दी जारी कर दी गई। ठीक, तो वो 4थी और 5वीं किस्त हो गई। 6ठी किस्त अभी जारी की गई है। तो कुछ 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 17,000 करोड़ ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में यह किस्त जारी की गई है। तो वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जारी। उसके अलावा हम आते हैं हमारे वन लाइन करेंट अफेयर्स में। वन लाइन करेंट अफेयर्स, इसके पहले जो हमने घटनाक्रम देखे वह थोड़े डीप में जानने हमें ज़रूरी थे। अब हम वन लाइनर फैक्ट्स को समझते हैं। वन लाइनर फैक्ट्स कहने का मतलब जैसे कि हम समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता कराया गया। भाई ये इजराइल और यूएई के बीच लड़ाई झगड़ा 50 सालों से चल रहा है। इस 50 सालों से चल रहे लड़ाई झगड़े को फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीडरशिप की गई और इनके द्वारा ही इन दोनों देशों के बीच समझौता कराया गया है। इस प्रकार यूएई इजराइल से राजनयिक संबंध करने वाला अब पहला खाड़ी देश हो गया है तथा तीसरा अरब देश हो गया। आपको जो फैक्ट याद रखना है वो यह है कि यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध रखने वाला पहला खाड़ी देश है तथा तीसरा अरब देश है। इसके अलावा 2 अरब देश और है, कौन कौन सा? मिस्र और जॉर्डन। याद रहेगा। ठीक, उसके अलावा अगला आपको करंट अफेयर याद रखना है। भारत सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 2 देश, नाम रट लेना है, एंटीगुआ और बारमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान की है। इस प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य कैरिबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, अब वह 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, अब वह 2021 में भारत में संपन्न होगा तथा ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2022 में मिलेगी। ठीक, इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि आईसीसी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो अगले साल 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला था, अब वह फरवरी-मार्च 2022 में न्यूजीलैंड में ही होगा। तो 2021 से लेकर 2022 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको यह याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजघाट के पास ही राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया जाएगा। इसकी घोषणा 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की गई थी। याद रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 4थी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई ही इस देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं। ठीक, लेबनान बहुत ही चर्चा में रहा है। लेबनान के बैरूत के बंदरगाह में बम विस्फोट हुआ था 4 अगस्त 2020 को। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ सुन चुके हैं कि भाई वहाँ पटाखे की गोदामों में आग लगी, जिससे वहाँ के 2 गोदाम जिसमें 2000 टन लगभग अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उस अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ और एक भयानक धमाका हुआ बैरूत में, जिसके कारण बैरूत लगभग तबाह हो गया है, तहस नहस हो चुका है। लगभग 165 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। तो इस
घटना का जिम्मा लेते हुए पहले यहाँ के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। फिर यहाँ के प्रधानमंत्री, नाम याद रखना है, हसन दियाब, ने पूरी की पूरी सरकार के इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा आता है यूएस इलेक्शन, जो कि नवंबर 2020 में होने वाला है। उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक नाम रट लेना है, कमला हैरिस। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई है। कमला हैरिस पहली एशियाई महिला है जिन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। कमला हैरिस पहली भारतीय जमैका मूल की अमेरिकी महिला है जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। अब भारतीय जमैका मूल की अमेरिकी महिला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी माता भारतीय थी और इनके पिताजी जमैका देश के थे, इसीलिए भारतीय जमैका मूल की अमेरिकी महिला है। तो कमला हैरिस नाम बिल्कुल आपको रट लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत ने कनेक्टिविटी परियोजना के लिए मालदीव को $500 मिलियन की सहायता दी। कुछ समय पहले मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ के विदेश मंत्री से आकर मिले थे और उन्होंने भारत से वित्तीय सहायता मांगी थी, जिसके कारण ही यह $500 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में जारी अमृत मिशन की रैंकिंग में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है तथा हमारा राज्य छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। 2015 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, लोग हैं, परिवार हैं, उनको पेयजल आपूर्ति, उनके लिए पर्याप्त सीवरेज की सुविधा, उनके लिए सड़क की सुविधा, पार्क की सुविधा, घर की सुविधा, बिजली की सुविधा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया था, ठीक। हाल ही में उपग्रह के एक डेटा पर आधारित अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हॉर्नबिल पक्षी है, ग्रेट हॉर्नबिल, यह अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जो कि एक विलुप्त प्राय पक्षी है। तो यह भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। अगला करंट अफेयर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कर्ज की किस्तों को न चुकाने के कारण, लोन चुकाने के लिए जो उसने सऊदी अरब से लिया था उसमें देरी करने के कारण सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने समस्त ऋण और तेल आपूर्ति समाप्त कर दिए हैं, जिससे अब इन दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वन अधिकार जो पत्र है, वन भूमि का अधिकार पत्र, यह सबसे ज्यादा मात्रा में देने वाला राज्य कौन सा हो गया है? छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बारे में डिटेल में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में देखेंगे। हाल ही में रूस ने कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। याद रहे, यह वैक्सीन का 2 ट्रायल ही हुआ है, फाइनल ट्रायल इसका नहीं हो पाया है, पर रशिया की सरकार ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, ठीक है। 12 अगस्त को रशिया के द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। यह डेट भी आप याद रखेंगे, ठीक। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं, एक्टर्स की सूची में भारत से केवल एक ही हैं, और वह कौन है? अक्षय कुमार, याद रहेगा। साथ ही साथ इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन को तो आप जानते ही होंगे, द रॉक। वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की सूची में पहले स्थान पर है, ठीक। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। यह डेटा बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में 4G सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट चीता कहने का मतलब यह है कि भाई कोई वहां चीता को नहीं बचाया जा रहा है, चीन के साथ जो तनाव की स्थिति है उस पर नजर रखने और समय पर हमला करने के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ड्रोन है, ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है, साथ ही साथ एक ड्रोन में मिसाइल भी लगी हुई है। तो यह ड्रोन जिसका नाम है हेरॉन, इजराइल के द्वारा बनाया गया यह ड्रोन है। UAE कहने का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित यह यान है, इसे ही हम ड्रोन कहते हैं, जिसका नाम क्या है? हेरॉन,
ठीक, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तो इसके द्वारा उस क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई चीता की तरह है कि भाई ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी करेगा और चीता की नज़र भी तेज है, इसीलिए इसका नाम चीता रखा गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नवीन भारतीय तटरक्षक पोत, भारत की नौसेना में एक नवीन तटरक्षक पोत शामिल हुई है जिसका नाम है सारथा, रट लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत इसे भारतीय कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक, सेबी के नए चेयरमैन या कहा जाए सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी ने 18 महीने का फिर से सेवा विस्तार दे दिया गया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, छत्तीसगढ़ के करंट में से हम डिटेल में देखेंगे कि भाई इसमें 1000 गांवों का चयन किया जाएगा जहां 10 से 15 युवाओं को नियुक्त किया जाएगा। यह युवा आदिवासियों के पास, जो जंगल में वन में रह रहे हैं आदिवासियों के पास जाएंगे तथा उन्हें यह समझाएंगे कि आप वन धन कैसे अर्जित कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में देखेंगे। ठीक, पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी और मानव के बीच टकराव को कम करने के लिए सुरक्षा पोर्टल, 12 अगस्त याद रहे विश्व हाथी दिवस होता है, इस हाथी दिवस के ही अवसर पर मानव और हाथी के बीच टकराव को कम करने के लिए सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है। किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूल और शिक्षण के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अनहेल्दी जो भी भोजन है उसकी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। ठीक, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में आने वाले 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, इसके साथ ही यह याद रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को शपथ दिलाई। यानी हमारे नए कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, इसके साथ ही केरल में हाल ही में घटना हुई है जिसके बारे में हमने न्यूज़ में देखा है। वो घटना कहाँ हुई थी याद रखना है? केरल के कोझीकोडे में यह घटना हुई है जहां एयर इंडिया का एक विमान स्किट होने के कारण, बारिश की वजह से स्किट होने के कारण 2 टुकड़ों में बट गया और जिसके कारण पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मर कितने गए वो नहीं याद रखना है। वो जगह कौन सी थी? कोझीकोडे। एयरलाइन कौन सी थी? एयर इंडिया। ठीक, इसके अलावा मॉरिशस से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है कि मॉरिशस के एक द्वीप में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है। भाई मॉरिशस में तेल क्षेत्र नहीं है, मॉरिशस के एक द्वीप में जापान का एक जहाज फंस गया और क्षति पहुंचने के कारण समुद्री क्षेत्र में उसमें तेल रिसाव उत्पन्न हो गया जिसको मॉरिशस निकालने में असमर्थ है। तो इस मॉरिशस के पास ही एक छोटा सा द्वीप है रियूनियन जिस पे फ्रांस का अधिकार है। तो मॉरिशस ने फ्रांस सरकार से मदद मांगी है और फ्रांस सरकार भी राजी हो गया कि हाँ हम उस जहाज को निकालने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, इसके अलावा महाराष्ट्र ने गूगल के साथ डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। यह फैक्ट याद रखना है। आरबीआई ने ऋण पुनर्गठन की सिफारिशें देने के लिए समिति के नए अध्यक्ष केवी कामत को बनाया है। यह वही केवी कामत है जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जब बना था उसके पहले अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, केवी कामत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखना है। इसके अलावा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने मंगल मानव मिशन के लिए SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। यह SN5 स्टारशिप जो है सबसे वजनी रॉकेट है जो मंगलयान के लिए छोड़ा जाएगा। यह मानव युक्त मिशन होगा। इसके द्वारा शुरू किया गया है स्पेस एक्स। ठीक है, हाल ही में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने आर्म्स एम्बार्गो की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि एम्बार्गो क्या होता है। एम्बार्गो क्या होता है? किसी भी देश के ऊपर कोई भी दूसरा देश उससे व्यापार नहीं करेगा ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? एम्बार्गो। तो आर्म्स एम्बार्गो कहने का मतलब ईरान को न ही कोई हथियार बेचेगा न ही ईरान से कोई हथियार खरीदेगा। तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है।
एयर सुविधा पोर्टल शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर पोर्टल सुविधा कहने का मतलब जो विदेशी भारत आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन होना है या नहीं होना है, क्या वह क्वारंटाइन होने की सुविधा या जिसे कहा जाए सेल्फ क्वारंटाइन यदि वह होना चाहते हैं तो ये सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है हुबली में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा रेलवे संग्रहालय पेराम्बूर और दिल्ली में है। उसके अलावा नए रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हुबली में। ठीक। गूगल ने पहली बार वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने की शुरुआत की। ठीक। अगला याद रखना है, भारत में रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। अगला याद रखना है, कोविड-19 की वैक्सीन खरीद नीति की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष वी.के. पॉल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। ठीक। एचडीएफसी ने सशस्त्र बलों कर्मियों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है कि भाई जितनी भी फोर्सेस है उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें लंबे समय के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एचडीएफसी बैंक ने यह कार्ड लॉन्च किया है। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है कुछ दिवस जो इस बीच रहे, जैसे कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैविक ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे तथा 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त हम सभी जानते हैं भाई इंडिपेंडेंस डे, भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस। इसके साथ ही एक दुखद समाचार के रूप में, निधन के रूप में आपको याद रखना है राहत कुरैशी, जिन्हें हम राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं। इंदौर में इनका जन्म हुआ इसीलिए राहत इंदौरी कहलाने लग गए। इनका निधन हो गया 70 वर्ष की आयु में, इनका 11 अगस्त को निधन हो गया है। इनकी बहुत सारी फेमस शायरी है, हम सभी इनके बारे में जानते हैं। ठीक। तो ये था हमारा करेंट अफेयर्स का आज का सेशन। आज के सेशन का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो सकता है केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर। तो जल्द से जल्द हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ।